Hello. I call to Chandra Singh ji Rathod sir. Please come on stage. कार्यक्रम की अगली कड़ी कैरियर काउंसलिंग सेमिनार के रूप में होगी। कैरियर क्या है? एक बड़ी विडंबना सी दिखी मुझे अभी बीच में, मैं बच्चों के बीच गया था, उसको इस स्टेज से एक्सप्लेन तो नहीं करना, लेकिन हम कैरियर की शुरुआत कैसे करते हैं उसके बारे में। कैरियर काउंसलिंग, Yes, welcome Manish. थैंक यू सर। Yeah, come on. चलिए, सभी का स्वागत। जय माता जी साहब। मेरा नाम चंद्र सिंह राठौड़ और आज मेरे साथी होस्ट हैं मनीष मुलेवा। यस डियर कम। कैरियर काउंसलिंग सेमिनार। चलिए, मनीष, जीवन में जब हम कभी भी असफल होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो तेको कौन सा गाना याद आता है? आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है कि मैं उसे रिकॉल कर लूं? असफल होते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। ये जो मंजिल है, यही बच्चों का जीवन मरण का प्रश्न होता है, यही उनका डिसाइडिंग मोमेंट होता है। इस मंजिल को ही अपन कैरियर कह सकते हैं। यस, व्हाट इज द कैरियर? अभी उसी के बारे में चर्चा हो रही थी कि हमें हमारी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। तो उस मंजिल की शुरुआत करने जा रहे हैं हम आप सभी के समक्ष। ये जो मंजिल है, ये विद्यार्थी जीवन का वो कठिन रास्ता है जिसको हमें पार करने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना होता है। तो सर, मंजिल कैसे मिलेगी? मंजिल विद्यार्थी जीवन में, सर म्यूजिक ऑफ हो, एक स्टूडेंट की लाइफ में 1 to 12 जो उसका विद्यालय शिक्षा होती है, उसके दौरान उसके जो कंधे पर बस्ते का बोझ यानी उसका जो वर्कलोड है, वो उसे हमेशा चिंतित करेगा। 11 to 12 यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर वह बच्चा, उसे अपने जीवन में कौन सा विषय चुनना है, ये चिंता हमेशा उसको सताएगी। और स्नातक स्तर पर हम देखेंगे उसे कौन सी कॉलेज में जाना है, कौन सी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, कौन सा कोचिंग संस्थान उसके लिए बेटर रहेगा, ये हमेशा उसके लिए चिंता का विषय रहेगा। तो कैरियर चुनना उसके जीवन का डिसाइडिंग मोमेंट मैं मानता हूं। कैरियर काउंसलिंग के लिए या गाइड के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं हमारे देश में उपलब्ध है? आपके जानकारी में ऐसा कुछ है तो आप इन विद्यार्थियों से साझा कर सकते हैं। कैरियर किसी भी विद्यार्थी के लिए, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, उसके देश के भविष्य के लिए वह उसका प्रतिबिंब होता है। तो कैरियर डिसाइडिंग जो होना है वो विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार करे, अपनी योग्यता के अनुसार करे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम स्टूडेंट्स क्वेरीज। मैं इन विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आपको, जिन्होंने 10th पास कर लिया है या 9th पास किया है, 11th किया है और यहाँ उपस्थित है, तो आप अपने प्रश्न, आप अपने कैरियर में कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं और उसके लिए आपको किन किन एग्जाम्स को फाइट करना है, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अपने क्वेश्चंस दें। प्लीज एक कॉर्डलेस पास करें वहां पे। चलिए, जो भी क्वेरी है स्टूडेंट्स की, जो भी समस्याएं हैं, कोई बच्चा अपना कैरियर से रिलेटेड अपनी समस्या पूछ सकता है। हमारे पास काउंसलर है और हमारे अतिथि भी आए हुए हैं, वो आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे, एडवाइस देंगे। जी, इधर से। कैरियर से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए? जी, अपना नाम। श्रीमान, मेरा नाम करुणा है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन करावे। जी,
यस वीरू सर। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि आपको यदि डॉक्टर बनना है तो यहाँ पे हमारे बीच में कुछ डॉक्टर्स लोग भी मौजूद हैं, उनसे अपना प्रॉपर जवाब आपको मिलेगा। लेकिन डॉक्टरी करने के लिए आपके पास, यदि आपने 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ साइंस लिया है तो ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। भारतीय मानक जो है उसमें बायोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको 11th और 12th में बायोलॉजी के साथ उसको पास करें, उसके बाद नीट की तैयारी करें। नीट हमारे ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम है जिससे डॉक्टर बनने की, MBBS करने की डिग्री हमें मिलती है। फिर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में जाके अपना MBBS पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक आधारभूत MBBS की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बनना मेरा भी सपना था, बट मेरे को कुल 3 सब्जेक्ट नहीं आ रहे थे, एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स, यानी उसमें मैं बिल्कुल पिछड़ा था। तो जो भी मेरा इंटरेस्ट था वो मैं नहीं कर पाया। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं चाहता हूँ आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुने, जो भी राह चुने अच्छी चुने। जी नेक्स्ट, यदि कोई क्वेश्चन आपकी क्वेरी, जी जल्दी अपना नाम जरूर बताएं, क्या क्वालिफिकेशन वो भी बताएं बेटा। श्रीमान, मेरा नाम तारा है, मैं B.Ed फाइनल ईयर कर चुकी हूँ। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना है तो मैं कैसे बन सकता हूँ? B.Tech बताया, B.Ed किया है। माइक ले, माइक हमें सुनाई नहीं दे रहा है। सर B.Ed कर ली मैंने। B.Ed किया है तो आपके बेसिक सब्जेक्ट क्या रहे BA में? मेरे B.Ed BSc की है सर मैंने, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स से। चलो, आपके पास एक ऑप्शन है, आप JEE मेंस के द्वारा अभी नहीं जा सकते, आपके पास MCA करने का एक ऑप्शन मौजूद है, या आप PGDCA कर सकते हैं। इसके अलावा डोएक हमारी सोसाइटी है, वो O लेवल, A लेवल, B लेवल के कोर्स करवाती है। आप इनमें से किसी एक कोर्स को ज्वाइन करके अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। नेक्स्ट, ये इतने सारी प्रतिभा है, ये मैंने अखबार में भी पढ़ा, 300 से अधिक प्रतिभा है समाज की। सिरवी जब बोलना सीख जाएगा, सिरवी जब लड़ना सीख जाएगा, सिरवी जब जाग जाएगा तो ये दुनिया सिरवियों को फॉलो करने लग जाएगी। आप अपने फॉलोअर YouTube पे, Facebook पे, WhatsApp पे, इंस्टा पे मत बढ़ाइए, रियल लाइफ में बढ़ाइए। आप जब आप बोलना सीखोगे, जब आप लड़ना सीखोगे, जब लोगों से आप क्वेश्चन करना सीखोगे, जब तुम्हारी कौम आगे बढ़ेगी। और इस कौम को आगे ले जाने के लिए ये बच्चे हमेशा तैयार बने रहेंगे। हाँ जी, आपका क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मीनल चोयल है और मैं अभिनव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ, तो मेडिकल क्षेत्र में अध्यापन में कैरियर कैसे बनाया जाए, कृपया मुझे गाइड कीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन। आप नीट एस्पिरेंट्स हैं, मैं आशा करता हूं कि ये निकट भविष्य में आप जरूर MBBS को कर पाएंगे। लेकिन MBBS करने के बाद यदि आपको MBBS में वापस डॉक्टर्स को पढ़ाने के लिए जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको PG करना पड़ेगा। उसी के अंदर PG करने के बाद आपको इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल शिक्षा, राजस्थान में एक अलग डिपार्टमेंट है जिसकी भर्ती RPSC से होती है। यदि आप UPSC के द्वारा जाना चाहो तो एनिमल या वेटनरी डॉक्टरी में भी जा सकते हो और इसमें भी जा सकते हो। यदि आपकी ब्रांचेज आपके पास जो है, यदि मूल MBBS कर रखा है तो आप इसमें जाएंगे, और यदि आपने वेटनरी साइंस में कर रखा है तो वेटनरी वाले में जाएंगे। तो आप अपना पहला कैरियर डिसाइड कर लें कि मुझे कौन सा उसमें जाना है। उसके बाद आप PG करिए, PG करने के बाद एंट्रेंस दीजिए, और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे सबसे पहले, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर है, और उसके बाद प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। आई थिंक हमारे इस कार्यक्रम में लड़के भी तो सम्मानित हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे उनकी हैं। तरफ से यदि कोई क्वेरी आई हो तो कोई भी बोल सकता है। यदि कोई पेरेंट्स भी है कि जो अपने बच्चों के बारे में जानकारी लेना चाहे तो वो भी बोल सकता है, वो भी पूछ सकता है। अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। मेरे बच्चे के लिए यदि आपको किसी को जानकारी चाहिए, भाई मेरे बच्चे के लिए मुझे ये जानना है, आप हाथ खड़ा करें, मैं आपके पास आऊंगा। आप में से कोई उद्योगपति बनना चाहता है? नाम सुने, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी आज हमारे बीच में है। यदि आपको भी एक ऊंची उड़ान भरनी है तो उद्योगपति बनने वाले, एंटरप्रेन्योर बनने वाले बच्चे अपना हाथ उठा सकते हैं। आपके लिए जवाब तैयार है। हमारे बीच में प्रदीप जी और मनीष जी चौधरी। मैं इनके लिए कहूंगा, रिवर्स आर मैनी बट गंगा इज वन। Rivers are many but Ganga is one. Flowers are many but rose is one.
Sky full of stars, but moon is one, and the talent, मनीष जी एंड प्रदीप जी आर वन। आपका टैलेंट, आपकी कला साधुवाद के पात्र हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स इस सेक्टर में आना चाहता है, कॉमर्स का कोई बच्चा? जी सर, मेरा नाम कुसुम हामड़ है। मैं 11th कॉमर्स स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ। मैं सीए बनना चाहती हूँ सर, तो कृपया मार्गदर्शन दें। यस, कुसुम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं। अभी हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिजल्ट आया था। समाज की काफी प्रतिभाएं इसमें सफल हुई हैं। सीए के लिए एक फाउंडेशन टेस्ट क्लास 12th के बाद होता है, जिसको पहले सीपीटी नाम दिया जाता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसको कहा जाता था। इसी टेस्ट में एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है 50% मार्क्स का, वो क्लियर करने के बाद में आप एंटर कर सकते हो और आफ्टर बीकॉम डिग्री कोर्स के बाद भी आप इसमें आ सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलग अलग फेज हैं। आईपीसीसी की 2 सेक्टर आपको क्रॉस करने होते हैं और फिर सीए फाइनल के फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट होते हैं। तो एक 5 ईयर टोटल प्रोग्राम है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया इसको करवाता है। इसके लिए कोई कॉलेज और स्पेशल कोचिंग नहीं होती है। स्टूडेंट सेल्फ अपनी स्टडी करके इस प्रोफेशन में जा सकता है। आप सभी से मेरा एक निवेदन रहेगा, जितने भी महानुभाव आए हैं, इस वर्ष हमारे पास बहुत सारे बच्चों के एप्लीकेशंस आए हैं जिसमें वो पढ़ने के लिए सहायता की डिमांड कर रहे हैं, जिनके माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं या ऐसे बच्चे जिनके लालन पालन के लिए उनके दादा दादी या नाना नानी पे डिपेंडेबल है। बहुत सारे फॉर्म आए हैं, अधिकतर उसमें बच्चियां हैं और बच्चे भी हैं। हर गांव से हमने सारी क्वेरीज की है, लेकिन इसमें एक रिवॉल्विंग फंड की आवश्यकता होती है यदि इसको लंबे समय तक चलाया जाए तो। मतलब एक ऐसा फंड होना चाहिए जो बार बार सर्कुलेट होता रहे। यदि किसी को सहायता मिल गई तो नेक्स्ट टाइम जब वो सफल हो जाए या वो अपने काम में लग जाए तो इस फंड को पुनः इस समिति को देवें। इस प्रकार की एक व्यवस्था हम बनाएंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि शिक्षा सहायता कोष की टीम जब भी आपके गांव में आए या जो सक्षम व्यक्ति यहां विराजमान हैं, ऐसे अनाथ बच्चों के लिए जो शिक्षा में बहुत अच्छे हैं और आगे जाके वो अपनी अच्छी सेवाओं में अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, तो आप जहां पर भी यदि खर्च कर रहे हैं, चाहे वो आपके बच्चे के बर्थडे में हो, चाहे एनिवर्सरी में हो, चाहे और किसी काम में आप खर्च कर रहे हैं, उसका 10% हिस्सा हमारे शिक्षा सहायता कोष के लिए जरूर देवें। आपका बड़ा पुण्य रहेगा, आपका आभार रहेगा। आप जितने भी मंदिर, जितने भी गौशालाएं बनाते हैं, उसके लिए आप बहुत ही लाभार्थी, बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा भी एक ऐसा काम है जो इन सबसे आगे है। स्वाभिमान से जीने के लिए जो चीज है दुनिया में, जिसमें आदमी को झुकने की आवश्यकता नहीं होती है किसी के सामने, वह केवल शिक्षा है, वह केवल शिक्षा है, वह केवल शिक्षा है। धन्यवाद। आगे कंटिन्यू करें मनीष। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पेरेंट्स की तरफ जाना चाहूंगा। यदि कोई भी बच्चों के रिगार्डिंग कुछ आपकी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। बहुत सारे अतिथि हैं इधर बच्चों में से। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रतिभाओं के सम्मान की ओर। यदि और किसी की कोई समस्या हो तो माइक मिल रहा आपको, आप अपने समाज के मंच पर अपनी समस्या रख सकते हैं। जी श्रीमान जी, मेरा नाम रिंकू हाम्बड़ है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विद्यार्थी जीवन में सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी चाहिए। क्या शिक्षा के साथ सोशल मीडिया का कुछ महत्व है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी बच्चे को मोबाइल खोलने की फैक्ट्री तो नहीं बनानी है। मैं तो चाहता हूं कि इंडिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल और सोशल मीडिया बैन कर दिया जाना चाहिए, जैसा अभी ऑस्ट्रेलिया ने किया है। सर, आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं थोड़ा? ये सीधा प्रसारण आई थिंक मोबाइल पे ही चल रहा है। ये मेरे
जो तेरे से बातचीत होती है। बट मैं 16 साल के कम उम्र के उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको अभी बैग लेकर विद्यालय जाना है, और विद्या मंदिर शिक्षा का पहला वह घर है जहां से बच्चा हर तरीके से डेवलप होता है। मोबाइल देकर मैं एक बच्चे को एक कमरे में बैठा कर जितना एजुकेट नहीं कर सकता हूं, वो एक सोशल बैकग्राउंड जो बच्चा तैयार करता है वो एक विद्या मंदिर हो सकता है, जहां पे अपने दोस्तों के साथ डेवलप होता है, अपने शिक्षकों के साथ विद्यार्थी डेवलप होता है। शिक्षा के क्षेत्र में सोशल मीडिया का योगदान प्रश्न था, आप इसका थोड़ा रिप्लाई इस बालिका को कर दीजिए। जी, सोशल मीडिया यदि आपने पॉजिटिव वे में लिया है, जैसे सानिया सिरवी ने लिया था, तो हमारे समाज की प्रथम आईपीएस बन गई। पहले उदाहरण हमारे लिए कानाराम जी सर थे जो प्रथम आईएएस बने, सानिया जी ने वो कर दिखाया। सोशल मीडिया आपका कैरियर भी बर्बाद कर सकता है, कैरियर तो कुछ भी नहीं हो, आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। सोशल मीडिया ऑनलाइन स्टडीज के लिए प्रयोग में लेते लोग बाग। तो ऑनलाइन स्टडी यानी आपके पास 4 गुना अधिक टाइम होना चाहिए। जो 2020 में कोरोना काल के बाद में बच्चों का जो बुक से किताबों से जो ध्यान हटा है, उसके बाद में सोशल मीडिया पर जब जो भी हम स्टडी करना चाहते हैं उसको 3 गुना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये 3 गुना ज्यादा, कौन सा वीडियो देखना है, कौन सी क्लास अटेंड करनी है, उसमें 3 से 4 गुना टाइम लगता है, ये आपको भी पता है। सोशल मीडिया पर आप तभी जाएं, ऑनलाइन स्टडी तभी करें जब आपको जो कंटेंट दिया गया है, ये कोई विद्यार्थी वो बता सकता है जो मुझे बुक मिली है वो मैंने पूरी पढ़ ली, अब मुझे एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी करनी है। तो सोशल मीडिया के पॉजिटिव वे भी है और नेगेटिव वे में बहुत कुछ हम समाज में सुनते हैं। सोशल मीडिया डिटॉक्स का समय, अब डिटॉक्स यानी आप मंदिर जाए तो मोबाइल यूज नहीं करें, साथ में ले जाए, खेल के मैदान में जाए तो उसको यूज नहीं करें। सामाजिक प्रोग्राम में है, आज मैं देख रहा हूं बच्चों ने बहुत कम मोबाइल यूज किया है, बच्चों ने बहुत कम यूज किया है, लगता है ये सेगमेंट अच्छा चल रहा है। तो सोशल मीडिया पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है और हम आम विद्यार्थियों की भी जिम्मेदारी है, हमें इससे दूर रहना है। पहले आप अपने किताब का पूरा कंटेंट पढ़ लें, उसके बाद में आपको लगता है कि मुझे ये टेस्ट एक्सरसाइज करनी है, वीकली टेस्ट देना है, तब उसके लिए जाएं। जी मनीष जी, धन्यवाद आपका। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन यदि आपको अपने जीवन में किसी के पांव नहीं पकड़ने हैं, ध्यान से बात को सुनो मेरी, यदि आपको जीवन में किसी के आगे सर नहीं झुकाना है, यदि आपको अपने जीवन में किसी के पांव नहीं पकड़ने हैं, किसी के आगे हताश नहीं होना है, तो इस मोबाइल को छोड़ दो। ये आपके लिए कभी फायदा नहीं करेगा। स्टूडेंट्स के लिए कभी मोबाइल फायदेमंद नहीं रहा है, केवल उनके लिए रहा है जो दूर दराज के गांवों में बैठे हैं। उनको कोई किताब नहीं मिल रही है, उनको कोई ऐसा ट्रिक्स नहीं मिल रहा है, तो वो इसका यूज करके कुछ अपना फायदा ले सकता है। जितनी ऑफलाइन जो पढ़ाई सही तरीके से हो सकती है वो सोशल मीडिया से या किसी भी चैनल से नहीं हो सकती। आज यदि आप किताबों का दामन थाम लेंगे, कल काम के लिए लोगों के पैरों में पड़ने की नौबत आएगी नहीं। सोशल मीडिया हमारे लिए नहीं है, सोशल मीडिया उन लोगों के लिए है जो अपने फील्ड में सक्सेस हैं और वो अपना समय आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। यदि आपके साथ कुछ प्रतिभाएं हैं, मैं कौशल्या देवी की बात करूंगा, मैं रूमा देवी की बात करूंगा, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने 8वीं 10वीं तक पढ़ाई की और आज वो अपने क्षेत्र में अच्छी एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। ये उनके लिए हो सकता है अवसर, स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम अवसर है उसमें। तो आप कृपया सोशल मीडिया से या आपके जो काम की चीजें नहीं है उनसे दूर रहिए। पेरेंट्स को भी मेरी सलाह है कि बच्चों को जब तक हो उनको किताबें ज्यादा लाके दीजिए। मोबाइल के लिए यदि वो जिद करते हैं तो उनको समझाने का प्रयास कीजिए, उनको अच्छे उदाहरण दीजिए। जिन लोगों के घरों में अच्छी किताबें पढ़ी है वो अपने बच्चों को किताब देने की कोशिश करें। मेरा तो यही मानना है, बाकी आपकी इच्छा है। आप में से कितने विद्यार्थी नॉवेल्स पढ़ते हैं? हाथ खड़ा कर दो, किसी ने एक भी नॉवेल्स पढ़ा है तो बता दो मुझे कि मैंने अग्नि की उड़ान पढ़ लिया है, या कोई भी बता दो मुझे। सेमफुल है। देखिए, हमें बुक्स से प्यार करना चाहिए, मोबाइल जैसी दुनिया से थोड़ा सा हट के। हमारे पास बहुत बड़ा टाइम रहेगा लाइफ में मोबाइल के साथ रहने का।
नॉवेल्स पढ़िए, बहुत अच्छी चीजें सीखने को और समझने को मिलेगी लाइफ में। हैप्पीनेस मस्ट रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। जिंदगी में खुश होकर इस समय सिर्फ पढ़िए और नींद लीजिए, दो चीजें कीजिए। जितना हो सकता है पढ़ लीजिए और जितनी आप अच्छे से नींद ले सकते हैं वो कीजिए। और एक लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंट बनिए। जितना सेल्फ कॉन्फिडेंट आप लोग बनेंगे उतना ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। कैरियर काउंसलिंग का ये काउंसलिंग सेशन हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। सर इसका कंक्लूजन एक बार। आप कैरियर का चयन किसी भी सोशल प्रेशर में नहीं करें, पेरेंट्स पर होता है, मुझ पर भी है, मेरे साथियों पर भी है। और जो बच्चों में प्रतिस्पर्धा होती है, मेरे रिलेटिव ने ये सब्जेक्ट लिया है, मेरे पड़ोसी ने ये सब्जेक्ट लिया, मेरे क्लासमेट ने ये सब्जेक्ट लिया, मेरे बड़े भाई बहनों ने ये सब्जेक्ट लिया, मुझे वो कर दिखाना है, उसके किसी भी प्रेशर में आप अपने कैरियर का चयन नहीं करें। गलत कैरियर का चयन आपको भटका सकता है, वो आपके जीवन भर का प्रश्न हो सकता है। इसलिए अच्छे कैरियर का चयन करें। हमारा जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह, मैं चाहूंगा ये 10वीं और 12वीं के बच्चों पर ज्यादा इम्पैक्ट रहे। और सोशल मीडिया पर जो बताई जानकारी वो मुझे काफी अच्छी लगी। और मुसीबत और असफलता के समय जो आपका फेवरेट गाना था, पापा कहते हैं, मेरा गाना था क्या इतना बुरा हूं मैं मां, वो मुझे इंस्पिरेशन देता है कुछ अच्छा करने के लिए। थैंक यू मनीष।